जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं नीलेश जोशी। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपको जिंदगी में कभी सवाल आता है मन में? मुझे तो बहुत दफ़ा आता है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं वीडियो बना डालता हूँ। सबसे पहले दुनिया में पैसा किसने इन्वेंट किया? किसने पहले नोट छापी? किसने पहले कॉइन बनाया? किसने पहले ये विनिमय भी अस्तित्व में आया? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय तो कोई विनिमय नाम की चीज थी ही नहीं, क्योंकि मानव सभ्य जो समाज था ही नहीं। जो थे वो हंटर थे, गुफा में रहते थे, जंगलों में जाके शिकार करके आते थे। एक चौक जैसा होता था, उसमें शिकार रखते थे, कच्चा मांस ही खा लेते थे। फिर थोड़ी अग्नि की व्यवस्था हुई तो फिर मांस पकाने लगे वो। हाँ, फल फूल कंद वगैरह खाते थे, लेकिन ऐसे ही चलता था, बराबर है। फिर सब समाज थोड़ा सभ्य हुआ। गुफा में से छोड़ के वो लोग ने अपना बसेरा मैदानों में लाके आए, अपना आशियाना बनाना, मतलब शेल्टर बनाना चालू किया, राइट। तो वो सब के लिए माल मटेरियल मलिदा वगैरह सब लगते थे, तो उसका कैसे किया गया? शुरुआती दौर में तो ऐसा कुछ ही नहीं था, जॉब वर्क जैसी बात ही नहीं थी, कुछ कैसे किया जाए, राइट। तो लोग एक दूसरे को हेल्प कर देते थे, क्योंकि छोटा समाज था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई, परिवार बढ़ते गए, मानव बढ़ते गए, ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोगों ने, लीडर लोगों ने सोचा कि कुछ तो अस्तित्व में आना चाहिए, बराबर। फिर वो लोग ने अपना ग्रुप बनाया, जो बलवान था, बुद्धिमान था, वो उनका सरदार बन गया। लोगों ने अपना अपना एक, समझो, कबीला जिसको बोलते हैं, परिवार जो बोलते हैं, कुटुंब होते हैं, वो बनाते गए, बराबर है। गिल्ड प्रणाली तो जैसी कोई थी नहीं, क्योंकि शुरू के दौर में तो ना कॉइन्स थे, ना सोना था, ना नोट थी, ना कुछ भी था। क्या हुआ? तो शुरू के टाइम में ऐसा हुआ कि एक बार्टर चालू हुआ। बार्टर चालू हुआ मतलब क्या है कि मेरा एक परिवार है, तो मेरे परिवार में मैंने समझो मकाई उगाई या गेहूं उगाए, और आपने समझो ज्वारी उगाई, या आपने समझो कपास उगाए, या आपके पास मांस ज़्यादा है तो आपने मांस मुझे दिया, या आपके पास चमड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम तो कपड़े भी चमड़े के होते थे, तो चमड़े के बदले मैंने आपको गेहूं दे दिया, किसी ने आपको चमड़े के बदले में सब्जी दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, ऐसा चलता था। ये हो गया बार्टर ट्रेड। शुरुआत उधर से होती है, बार्टर ट्रेड। जैसे समाज विकसित होते गया, बढ़ते गए, व्यापार बढ़ते गया, एक दूसरे मुसाफरी करना सीख गए, क्योंकि वो मैदानों से बाहर आए। तो लाइक शुरू में तो जिप्सी जैसा जीवन था, जिधर मन पड़े उधर बसेरा बसा लिया, जिधर मन पड़े सब बस दिए। लेकिन जैसे जैसे उत्क्रांति होती गई, ऐसे ऐसे मानव समाज ज़्यादा से ज़्यादा सभ्य होते गया, सभ्य होते गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ती गई, ज़रूरतें बढ़ती गई, तो एक मुसाफरी का दौर चालू हुआ। जो मुसाफरी का दौर चालू हुआ, तो मुसाफरी दरमियान किसी को घोड़ा लगता था, किसी उस टाइम घोड़े की सवारी होती थी, घोड़ा लगता था, किसी को गाय, किसी को बैल, किसी को ऊंट, यानी जो भी जो अवेलेबल था वो था, बराबर है। तो आपके पास बैल ज़्यादा था, मेरे पास गाय ज़्यादा थी, आपके पास घोड़े ज़्यादा था, मेरे पास ऊंट ज़्यादा था। तो हमने आपस में एक विनिमय नक्की किया कि मैं आपको एक घोड़े के बदले में 2 ऊंट दे दूं, या 2 ऊंट के बदले में घोड़ा दे दूं, ऐसा कुछ भी, जो भी। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो इसे बात करनी फिजूल है, राइट। ये हुई बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बाद आया, समाज ने नदियों के किनारे बसना चालू किया। नदियों के किनारे क्यों? क्योंकि नदियां सब जरूरतें पूरी करती थी। पानी जरूरत पहली है इंसान की, तो बारिश आता है तो ठीक है, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो बारिश का पानी से लेते थे। लेकिन जब भी नदी किनारे वसाहतें बसना चालू की, लोगों ने एक इन्वेंट किया, घर कैसे बनाया जाए, तो इसे घर बनाना। तो सबसे पहली नोटेड जो मानव सभ्यता है वो हड़प्पा की संस्कृति है, जो आज के पाकिस्तान में है। उसके बाद मोहनजोदड़ो आया, उसके बाद दूसरी सभ्यता आई, लेकिन सबसे पहले रजिस्टर जो अगर कोई संस्कृति है तो हड़प्पा की संस्कृति। हड़प्पा की संस्कृति आई तो हड़प्पा में रहने वाले लोगों ने अपना एक विनिमय चालू किया। तो वो लोग ने एक टोकन बनाना चालू किया, टोकन देना चालू किया। तो टोकन में क्या कि उस टाइम भी होशियार लोग थे, उस टाइम भी केजरीवाल जैसे बहुत, लालू प्रसाद जैसे बहुत बाहुस लोग थे, तो टोकन का डुप्लीकेशन वगैरह चालू हो गया, क्योंकि उसका तो कोई रजिस्टर नहीं था, तो जिसकी मर्जी में उसने टोकन छाप लिया, तो जैसा होता था ऐसा कोई वो सेंट्रल नहीं। फिर टोकन पे नंबरिंग चालू हुआ, टोकन पे मोहर चालू हुई, जो राजा था, जो सरदार था, उसकी मोहर लगना चालू हुई, ठीक है। उसकी मोहर वाले टोकन ही वैलिड टोकन गिना जाते थे, और उसकी मोहर हर कोई इंसान, तो फिर वो तो गुना बनने लगा। फिर थोड़ी कायदा व्यवस्था की बात आई, सैन्य बनने लगे, टोलियां बनने लगी। हाँ,
तो सरदार था तो सरदार ने अपने सैन्य बनाया। सैन्य को तो क्या, सैनिक को तो पगार देना पड़ता है, तो कैसे पगार देंगे, तो राजा अपनी टोकन दे देता था उसको, अपने कोइन देता था। शुरू में कोइन पत्थर के भी थे, शुरू में कोइन छिप जो शंख आते थे नदी के दरिया के उसके भी थे, राइट। हर किस्म के थे, चमड़े के भी थे। अफ्रीका के कोई जंगलों में चमड़े के कोइन भी पाए गए हैं, राइट। तो मतलब तरह तरह के लोगों ने बनाया। फिर सभ्य समझता आगे बढ़ते गई, विकास हुआ, लोगों का ट्रांजिशन हुआ, हाँ, माइग्रेशन हुआ, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट। जो लोगों को हमारा मानना है कि अफ्रीका में पहले मनुष्य जीवन शुरू हुआ था, अफ्रीका से 4 और लोग बसे, तो निकले होंगे तो अपने साथ कोई चीज़ वस्तुएं लेके आए होंगे, फिर उसको कुछ ज़रूरत पड़ी होगी, हाँ, तो वो उसका विनिमय दर चालू हुआ, ऐसे हुआ। पहले जो नोटेड अगर कोई कॉइन है तो हड़प्पा में जो खोदकाम हुआ और लोथल में जो खोदकाम हुआ, मोहनजोदड़ो में खोदकाम हुआ, तो उस टाइम के सब कुछ पाए गए। तो इसको डिकोड करना पड़ता है क्योंकि उस तरह की लैंग्वेज अलग थी, तो लैंग्वेज तो हमको जानते नहीं थे, लेकिन बुद्धिशाली लोगों ने, हिस्टोरियन लोगों ने डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि इनके पास ये सब चीज़ें थी, राइट। फिर वो कॉइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए छिद्र अलग अलग किस्म के, मतलब एक छिद्र वाला कॉइन है तो उसकी इतनी वैल्यू है, 2 छिद्र वाला कॉइन है तो उसकी इतनी वैल्यू है, 3 छिद्र वाला कॉइन है तो उसकी इसकी वैल्यू है, ऐसे होते गया। फिर बाद में तांबा, मेरे ख्याल से सोना से पहले तांबा अमल में आया, ऐसा मैंने पढ़ा है किधर, मेरे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, तो प्लीज़ आप ज्ञान को आप क्षमा कर देना। तो तांबे के कॉइन बनाए। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हमारे ऋग्वेद में जो उल्लेख है सोने की मुद्रा, जो रामायण की चौपाई में आता है कि जब भी भील राजा ने राम जी को गंगा नदी पार करवाए तो राम जी ने उसको मुद्रिका दी। मुद्रिका क्या थी? मुद्रिका एक सोने की मोहर थी, वो उसको दी। तो वो जो नाविक था बहुत होशियार था, उसने बोला मैं तो ये सोने की मुद्रा नहीं लूंगा, तुमको मैंने गंगा पार करवाई है, उसके बदले में तुम मुझे भवसागर पार करवा दो। कितना होशियार आदमी है। तो ये बात सुन के सीता जी मुस्कुराने लगी कि वाह क्या बुद्धिशाली मनुष्य है कि गंगा नदी पार करवाने बदले में मोक्ष मांग लिया। लोग इतने बुद्धिशाली होने चाहिए, राइट। ये थी पहले थी, थोड़ा साइड बात भी हो गई, ठीक है। उसके बाद जो नोटेड है संस्कृति में, तो हमारा चाणक्य मुनि के टाइम पे समुद्रगुप्त का साम्राज्य था, काफ़ी बड़ा था। उस टाइम ग्रीक से सिकंदर आया था, उसका भी साम्राज्य बहुत काफ़ी बड़ा था। तो वो लोग ने भी अपने अपने कोइंस चालू किए, किसी ने सोने के किए, किसी ने तांबा के किए, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। तो ऐसे करके विनिमय दर अमल में आया और कोइन, ठीक है। फिर इंटरनेशनल ट्रेडिंग चालू हुआ। इंटरनेशनल ट्रेडिंग चालू क्या हुआ कि समझो एक देश था तभी, जो भी हमारा भारत का नाम आर्यवर्त था, समझो जम्बू द्वीप है, आर्यावर्त है, भारत देश है, ऐसा हमारा आर्यवर्त था, भारत देश था, भारतवर्ष था, जो भी नाम था। तो दूसरे यूरोप के देश थे, अफ्रीका के देश थे, तो उसके बीचों में विनिमय शुरू हुआ। तो हमारे पास तो मसाला बहुत थे, हमारे पास तो सब चीज कुछ इधर पकता था, मतलब गेहूं भी पकते थे, मकाई भी पकती थी, दूसरे भी धान्य पकते थे, बहुत से हमारे उधर, और हमारे पास स्पाइसेस भी बहुत थे, राइट। ये यूरोप में तो मार्शलैंड थी, खास कुछ था नहीं। अमेरिका तभी वो लोग ने सोचा नहीं था। अफ्रीका के जंगलों में बहुत से टीक वुड था, लेकिन मसाला नहीं था उनके पास। मांस मटन बहुत था, लेकिन ये सब का ट्रेडिंग चालू हुआ। तो ट्रेडिंग में एक विनिमय चालू हुआ, तो दुनिया का सोना हमारे पास आने लगे। तो ग्रीक और जर्मन लोग कंटाल गए थे कि भारत के पास हमारा सोना चला जाता, तो उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दी उस टाइम, ठीक है। ये बात हुई थोड़ी साइडवेज की। फिर आया जो नोटेड हमको पढ़ाया गया, हमारे इतिहास में हमसे छुपाया गया, आपसे, मुझसे, सबसे, हमारे लोगों ने, क्यों हमारा जो अच्छा था वो हमको कभी बताया नहीं गया, लेकिन हमारे पर जो छुपा गया वो हमको बताया गया। मुगल साम्राज्य, बाबर से लेके हुमायूं से लेके उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका पूरा परिवार हमको याद है, 7 पीढ़ी। लेकिन राम जी का बेटा लवकुश, लवकुश का बेटा कौन है हमें याद नहीं है। शिवाजी का पिताजी कौन था, शिवाजी का बेटा था कौन, हमें याद नहीं है। राणा प्रताप के पिताजी कौन थे, उसका नाम नहीं याद है। राणा प्रताप का बेटा कौन था, उसका नाम याद नहीं है। पृथ्वीराज चौहान का पिताजी कौन था, पृथ्वीराज चौहान का बेटा कौन था, उसका बाद में क्या हुआ हमें कभी याद नहीं, हमने पढ़ाया नहीं गया, हमसे जानबूझ के छुपाया गया। और एक भयंकर कहावत हमारे सर पे ठोक दी गई कि जो जीता वही सिकंदर। अगर सिकंदर जीतता पुरुष से तो भागता वापिस, उसकी सेना में बलवा होता, विद्रोह होता उसकी सेना में। जीतने वाले तो कभी विद्रोह नहीं करते,
उसकी सेना ने जब भी हाथी देखे तो उसने जिंदगी में कभी हाथी नहीं देखे थे, और पुरु बहुत ताकत से लड़ा। और मेरा तो ये मानना है, मेरा पुरु जीता होगा। पुरु जीता इसलिए वो भागे, सैन्य में विद्रोह हुआ, सिकंदर बीमार पड़ गया, वही बीमारी में मर गया, राइट। उसके बाद तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वो लोगों को बहुत अच्छी तरह से हराए। जो सिकंदर अपना वो सरहदी एरिया में अपना एक गवर्नर रख के गया था, उसको हरा के उसकी बेटी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की, वो तो रजिस्टर बात है। एनीवे, थोड़ी आठ बात पे चले जाते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा मेरा ऑब्सेशन है भारत के इतिहास को लेकर, और हमको गलत पढ़ाया गया उसके मामले में, तो वो थोड़ी आठ बात हो जाती है। तो आप आशा रखता हूँ आप मुझे क्षमा करेंगे। फिर जो हमें बहुत पढ़ाया गया मुगल साम्राज्य आया, तो उसमें अकबर होशियार थे, इससे हमको पढ़ाया गया, तो उसने अपने नाम के सिक्के निकाले, हुमायूं ने अपने नाम के सिक्के निकाले, दूसरे तीसरे लोगों ने अपने नाम के सिक्के निकाले। हाँ, हमारे सम्राट अशोक ने अपने नाम के सिक्के निकाले थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने नाम के, विक्रमादित्य जिसके नाम से हमारा श्रवण चालू है उसने अपने सिक्के निकाले थे। तो ऐसे विनिमय प्रथा धीमे धीमे करके अमल में आई कोइंस तक। इसके बाद मॉडर्न सिविलाइजेशन आया, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में समझो चांदी के सिक्के बनते थे, तांबा के सिक्के बनते थे, सोना के सिक्के बनते थे, वो कम पड़ने लगे धातु। फिर पहली फियाट करेंसी। फियाट करेंसी मतलब क्या, नोट छपना, नोट अमल में आई। लोग कहते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन जर्मनी में हुआ, फलां लिखना हुआ, ये तो फिर उधर से जर्मनी में हिंडनबर्ग में ये प्रिंटिंग प्रेस के मशीन का इन्वेंट हुआ, फिर प्रिंटिंग चालू हुआ, तो बहुत लोग कंट्री वालों ने अपना अपना नोट छापना चालू किया। फिर वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड था, विनिमय स्टैंडर्ड के, भाई जितनी नोट छापेंगे उसका 10% या 20% सोना में आपको रिजर्व करना पड़ेगा। लेकिन 72 में निक्सन ने वो भी गोल्ड स्टैंडर्ड निकाल दिया, तो फिर वो मर्जी पड़े इतनी नोट छापने लगे। तो अमेरिका ने क्या किया, गोल्ड को वर्ल्ड की अपनी कुटिलता अपना के रिजर्व करेंसी बना दी, बास्केट करेंसी बना दी। अरब लोग को ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, मूर्ख बनाया बेचारे को, लेकिन धोखे से कन्विंस कर दिया कि तुम्हारा पेट्रोल बेचो और पैसा तुम डॉलर में लो। डॉलर में पैसा लिया तो वर्ल्ड में आज ये ने कंट्री का रिजर्व कितना बिलियन डॉलर है, कितना कर्ज कितना बिलियन है, तो सब डॉलर में रहने लगा। डॉलर के बाद पाउंड, पाउंड तो पहले ब्रिटिश करेंसी पूरे वर्ल्ड में चलती थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का इतना पावर नहीं रहा, अमेरिका का पावर आया, तो अमेरिका ने अपना डॉलर को बड़ा बना दिया। फिर यूरोप वाले, ईयू वाले कंटाल गए डॉलर से, पाउंड से, तो वो लोग ने अपना यूरो चालू किया। तो आज की तारीख में वर्ल्ड में यूरोप में यूरो, ब्रिटेन में पाउंड, अमेरिका में डॉलर, उसके सामने भारत का रुपया, उसके सामने चाइना का येन, जापानीज येन, फिर रशिया का रूबल, वो सब आने लगे। लेकिन आज की तारीख में भी लोग डी डॉलराइजेशन की कोशिश करते हैं, कितने कामयाब होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात आपको मैं अच्छी बता दूं कि आज की तारीख में हमारा रुपया भारत का 22 कंट्री में एक्सेप्ट होता है। ये आनंद की बात है ना मित्रों। और जो बहुत से लोग बोलते हैं डी डॉलराइजेशन के बारे में, मेरा भी मानना है कि समय भारत का आ रहा है, स्ट्रॉन्ग समय आ रहा है, हमारी करेंसी और कंट्री में एक्सेप्ट होगी, हमारी करेंसी और मजबूत बनेगी। आशा रखता हूँ कि 80 रुपया में 83 रुपीज़ में डॉलर खरीदते हैं, वो डॉलर हमको 1 रुपया के बदले में 1 डॉलर मिले, ऐसा हमारी करेंसी मजबूत बन जाए। ये आशावाद के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता रहूँ। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में मेरी शक्तियाँ, मेरी कमियाँ, मेरी त्रुटियाँ रहेगी तो बताइए प्लीज़। आपकी कमेंट ही मुझे बेटर बनाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोग मुझे सुझाव नहीं दोगे तो मैं कैसे बेटर बनूंगा। धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्णा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा।